नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज हम डिस्कस करेंगे पीएम केयर फंड के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों से ये पीएम केयर फंड जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। अब इससे संबंधित एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि पीएम केयर फंड जो है इसमें डोनेशन में कमी आई है, साथ ही साथ इंटरेस्ट में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो इसी के इर्द गिर्द हमारा सारा जो है वो डिस्कशन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो इसमें पीएम केयर फंड के वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के ऑडिटेड वित्तीय विवरण साझा किए गए हैं, जारी किए गए हैं। इसके ऑडिट को ही लेकर के बेसिकली ये चर्चा में था और 2 वर्ष बाद इसके ऑडिट के जो भी आंकड़े हैं उसको जारी किया गया है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उभर कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी कि इसमें इस बात पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि इस फंड में जो भी पैसे आ रहे हैं उनका कहाँ उपयोग किया जा रहा है, कैसे आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर इस पर प्रश्न उठाया जा रहा है और इसी के चलते इसकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की गई है। अब समझिए कि ये जो फंड है इसमें राशि जो है वो 2 तरीके से आती है। पहला दान यानी डोनेशन से, और दूसरा जो वहां पर पैसा इस फंड में मौजूद है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके कारण इसमें जो है वो पैसे बढ़ रहे हैं। अब एक बार हम इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट में कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन द पीएम केयर्स फंड एंड क्लोजिंग बैलेंस इसके बारे में दिया गया और इसमें ये जो भी डेटा है ये अमाउंट जो है वो करोड़ में दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2019-20 से 2024-25 का डेटा जो है वो साझा किया गया है। यहाँ पर रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन से, यानी कि घरेलू और विदेशों से जो भी पैसा आ रहा है उसके डेटा हैं। ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस है कि मान लीजिए पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी पैसा बचा है वो ओपनिंग बैलेंस में होगा। टोटल रिसिप्ट में क्या हुआ कि ओपनिंग बैलेंस में जो भी दान आ रहा है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको जोड़ करके टोटल रिसिप्ट में दिखाया गया है। और टोटल पेमेंट्स की बात करें तो ये वो पैसा है जो कि खर्च किया गया है। और क्लोजिंग बैलेंस की बात करेंगे तो जो पैसा बचा है यहाँ पर उसकी बात की गई है। अब 19-20 के आंकड़ों को हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डोमेस्टिक कितना है 3076.85 और फॉरेन से कितना है 0.39। ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट हुआ था इसलिए 0 है। टोटल रिसिपेंट देखेंगे तो 3076.62 है और टोटल पेमेंट यानी कि जो खर्च किया गया था वो कितना गया था 0.002 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए थे। और इसी के साथ क्लोजिंग बैलेंस की बात करेंगे तो 3076.62 करोड़ रुपए इसमें बचे हैं। फिर 2020-21 का आप डेटा देखें तो डोमेस्टिक से इसमें कितने पैसे हैं 7183.77 और फॉरेन से कितना आया 494.93। तो ओपनिंग बैलेंस आप देखेंगे ये रहा। टोटल रिसिपेंट 10,990 रहा और यहाँ पर टोटल पेमेंट जो कि खर्च किया गया वो कितना है 3,976.17 और क्लोजिंग बैलेंस यानी कि कितना पैसा बचा 7,013.99 करोड़ रुपए। अब 21-22 के डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक से जो है वो 1,896.76 करोड़ रुपए ही आए हैं और यहाँ पर खर्च किया गया 3,716.29 और बचा कितना है 5,415.65 करोड़ रुपए। 22-23 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डोमेस्टिक से इसमें कमी आई पिछले वर्ष के कंपैरिजन में। यहाँ पर 909.64 करोड़ रुपए ही आए हैं, विदेशों से 2.57 ही आया और यहाँ पर जो खर्च किया गया वो 437.87 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। पिछले बार की कंपैरिजन में आप देखेंगे कि इसका बहुत कम उपयोग किया गया है और जो बचा है वो कितना है 6,283.68 करोड़ रुपए। फिर 2023-24 के आंकड़ों को देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इससे भी कमी आई है 681.81 आया डोमेस्टिक से और फॉरेन से आया 1.13। अब खर्च कितना किया गया तो 15.59 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए यहाँ पर और बचा कितना है 7,173.03 करोड़ रुपए। अब जो सबसे लेटेस्ट डेटा है 2024-25 की बात करेंगे तो यहाँ पर और कमी हो गई और यहाँ पर 489.04 करोड़ रुपए ही आए हैं और खर्च कितना किया गया है 0.87 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं, जो कि आप पिछले के कंपैरिजन में देखेंगे काफी कम रुपए है और बचा कितना है 8,452.06 करोड़ रुपए बचे। तो इसी सब को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार खर्च कितना हुआ है, केवल 0.87 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। अब 2024-25 के आंकड़ों में अगर हम देखेंगे तो दान से प्राप्त जो राशि है वो लगभग कितनी है 480 करोड़ रुपए
और जो फंड में पैसा पहले से मौजूद है उससे जो ब्याज मिल रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे प्राप्त आय कितनी है? लगभग 475 करोड़ रुपए, यानी कि आप देखिए तो लगभग बराबर ही यहां पर देखने को मिलेगा। तो यही सारे डेटा थे जिसकी वजह से ये फंड जो है विवादों में बना हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, हमारा जो मुखर्जी नगर का सेंटर है तिलक हाउस, यहाँ पर हिंदी मीडियम का जो बैच है वो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप 9311667076 पर कॉल करके आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे पीएम केयर फंड के बारे में। तो सबसे पहले समझिए इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2020 में। और इसका स्वरूप कैसे? इसका सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास यानी कि सार्वजनिक हित में कार्य करता है और इसे पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत किया गया है। अब उपयोग की बात करते हैं कि ये जो फंड है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कई तरीके की आपातकालीन जो स्थितियां पैदा होती हैं, साथ ही साथ आपदा परिस्थितियां जो होती हैं उसमें सहायता करने के लिए इस फंड को बनाया गया था। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ये आप याद रखिएगा कि पीएम केयर फंड के पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हैं और इसके न्यासी कौन कौन है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो ये हमने समझ ली इसकी बेसिक बातों को। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस फंड को वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है। तो ये याद रखिएगा कि जो पीएम केयर्स है उसको सरकारी बजट से डायरेक्ट सहायता नहीं मिलती है और इसका मुख्य आधार क्या है? इसमें कहां से पैसा आता है? तो इसमें व्यक्ति या फिर संगठन अपनी मर्जी से स्वैच्छिक योगदान करते हैं और उसके द्वारा ही इसमें पैसा आता है। और साथ ही साथ जो जमा की गई राशि है फंड में उस पर ब्याज मिलता है और वो भी फंड की आय का स्रोत है, जैसा कि हमने आपको पीछे भी बताया था। और यही है आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न है पीएम केयर्स फंड के वित्त पोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला है इसका वित्त पोषण मुख्यतः व्यक्तियों और संगठनों के स्वैच्छिक योगदान से होता है। और दूसरा कथन क्या कहता है कि इसे केंद्र सरकार से नियमित बजटीय सहायता प्राप्त होती है। और तीसरा कथन क्या है कि फंड में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज इसकी आय का एक स्रोत हो सकता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।